हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। 16 दिसंबर 2021 पेपर 1 बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में जो प्रश्न पूछे गए हैं सीटेट में, उसके सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। इसका 2 पार्ट बन चुका है, ये तीसरा और अंतिम पार्ट है। आज इस वीडियो में किसी भी थ्योरी का कोई भी चर्चा नहीं करेंगे, शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को हल करेंगे। आप भी देखिए, बहुत ही यूजफुल है। और ये शॉर्ट तरीका केवल इसी भाग में नहीं, यानी केवल इसके पेडागोजी में नहीं, बाल विकास शिक्षा शास्त्र में ही नहीं, अन्य विषय भी होते हैं, अन्य सब्जेक्ट भी होते हैं, ईवीएस वगैरह सब में काम आएगा, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। वैसे हम फिर से क्लियर कर दें कि ये जो प्रश्न पूछे गए हैं सीटेट में पूछे गए हैं 16 दिसंबर 2021 को। इसमें देखा जाए तो क्वेश्चन 21 है, एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है। एक तरह से देखा जाए तो जो प्रश्न है, प्रश्न का अर्थ कुछ भी निकले, बस इतना समझ में आता है कि पॉजिटिव क्वेश्चन है, कहीं नहीं शब्द नहीं लगा हुआ है, कहीं नकारात्मक शब्द अर्थ नहीं निकला। ऐसा लग रहा है कि संरचनात्मक की बात हो जा रही। संरचनात्मक क्या? किसी चीज़ का संरचना करना, किसी चीज़ का सृजन करना, इस तरह का संरचना करना, मतलब कुछ निर्माण करना, कुछ बनाना, इस तरह का शब्द यूज किया गया कक्षा में बच्चों के संज्ञानात्मक। संज्ञान मीन्स क्या? ज्ञान एक तरह का। तो सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है। को नॉर्मल, अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो नॉर्मल यही समझ में आएगा। अब इसको समझने के बाद आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो है बच्चों के वार्तालाप द्वारा, दूसरा अध्यापक के संवेगों द्वारा, तीसरा है बच्चों को सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा। इसमें कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि जो नकारात्मक हो, कुछ भी। चौथा ऑप्शन भी पढ़ते हैं, बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन। बाह्य रूप से यानी बाहरी तरफ से एक अधिरोपित अनुशासन द्वारा, यानी एक अनुशासन लगा देना। अब इसमें बताइए, ये तीनों जो ऑप्शन है एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं? लगभग आपको दिखाई देगा कि बच्चों के वार्तालाप द्वारा बच्चों से कोई बातचीत होता है, उस तरह का कहा जा रहा है। और बच्चों से बातचीत में कोई ऐसा लग रहा है कि कोई दिक्कत है, कोई महसूस हो रहा है आपको। अध्यापकों के संवेगों द्वारा, जो अध्यापक के संवेग है, जो भी उनके संवेग है, उससे कोई ऐसा लग रहा है, इफेक्ट लग रहा है कि कुछ निगेटिव है। बच्चों के सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक शब्द, एक होता है सकारात्मक। तो सकारात्मक यानी पॉजिटिव एक तरह से कहा जा रहा है, सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा। तो इसमें लग रहा है कहीं भी निगेटिव की चर्चा है, कहीं भी निगेटिव की चर्चा नहीं है। तो 3 जो ऑप्शन है वो आपके पॉजिटिव है, तो तीनों क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो गए। बच गया कौन सा? चौथा, बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन, यानी एक अनुशासन की बात किया जा रहा है। अनुशासन शब्द ही निगेटिव है, याद रखिएगा, अनुशासन शब्द ही निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? आखिर अनुशासन को देख के हम लोग क्यों काटते हैं? हम इसको देखेंगे और इसको हमने काटा, आगे बढ़ जाएंगे। क्यों निगेटिव है? तो इसलिए ये निगेटिव है क्योंकि अनुशासन में बच्चे जो होते हैं ना, वो बंध जाते हैं और खुल के अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं, खुल के एक तरह से कहा जाए जी नहीं पाते। आप ही को मैं अनुशासन में रख दूं, जैसे आप उठते हो 6 बजे, हम कहें नहीं 6 बजे को ना, ब्रह्म मुहूर्त होता है 4 बजे का, आपको 4 बजे जगना है, उसी समय जगना है। मतलब ये तो आप अपने मन से करें तो अच्छी बात है, लेकिन अनुशासन में उतनी बजे जगना है, इतना किलोमीटर दौड़ना है, यहाँ जाना वहाँ जाना, फिर दौड़ के आना है, ये करना वो करना है। कितना दिन झेलिएगा? मुझे कहिएगा कि कब हम चले जाएँ, यही कहिएगा ना। तो ये अनुशासन जब आपके लिए खराब है तो बच्चों के लिए कितना खराब लगता होगा आपको। तो ये चीज़ है, इसलिए अनुशासन जो शब्द होते हैं नकारात्मक होते हैं, और जब भी इसे देखना हो उसे देखिए और काटिए और आगे बढ़िए, निश्चित रूप से वो कटेगा ही। फिलहाल देखते हैं इसमें 1 2 3 सही है, कि जो भी ऑप्शन में 1 2 3 जहाँ होगा वो बिल्कुल सही होगा। इसमें 4 है, गलत हो गया। इसमें केवल 3 है, ये भी गलत। 1 2 4 है, इसमें भी 4 है, ये गलत। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया 3 नंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है? बच्चों की असफलता यानी बच्चे जो हैं, मान लीजिए कि किसी स्कूल में कुछ बच्चे पढ़ते हैं और वो बच्चे असफल हो जाएं, फेल हो जाएं, तो ये सफलता जो होती है किससे संबंधित होती है? तो ये पूरे विद्यालय की, यानी विद्यालय की असफलता होती है। तो इसमें कौन सा वाक्य है जो इसका समर्थन करता है, ये बताना है आपको। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कह रहा है स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों के सामर्थ्य में विभेदी करने हेतु है। दूसरा है बच्चे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते।
तीसरा है बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय की ज़रूरतों का अनुपालन नहीं करते हैं। चौथा है बच्चे उनकी योग्यता की कमी, निम्न बुद्धिलब्धि की वजह से असफल होते हैं। ये जो दो ऑप्शन है नीचे वाला जो देख रहे हैं, इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे आपको। ये जो नीचे वाले जो दो ऑप्शन देख रहे हैं, दोनों देखिएगा बच्चे को देसी समझाएगा। कैसे? जैसे इसको ध्यान से पढ़िए। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वह विद्यालय की ज़रूरतों का अनुपालन नहीं करते, यानी बच्चे नहीं करते, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। क्योंकि बच्चे को आप नकारात्मक नहीं ठहरा सकते, बच्चे को दोषी आप नहीं ठहरा सकते, बच्चे को गिल्टी नहीं ठहरा सकते। अगर इस तरह के ऑप्शन आते हैं तो निश्चित रूप से वो क्या होते हैं बाबू? गलत होते हैं। नीचे वाला में देखिए, बच्चे की योग्यता की कमी। अब ये बच्चों की योग्यता और निम्न बुद्धिलब्धि के वजह के बारे में बता रहे हैं। इसमें एक बुद्धिलब्धि से भी संबंधित क्वेश्चन था जिसमें हम बताए थे कि ये अस्थायी होती है, वो वाला ऑप्शन सही था। को अच्छे तरीके से वीडियोस को, हिंदी क्लब के वीडियोस को देखिएगा, दिल में उतारने की कोशिश कीजिएगा। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, एक भी गलत नहीं होगा। ऐसा नहीं कि अपने मन से क्वेश्चन बना दिए हैं उसका डील कर रहे हैं। ये सीटेट में पूछा गया प्रश्न है, तो ये दोनों डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा गलत है। तीसरा, अस्तित्व, विद्यार्थियों के सामर्थ्य, विभेदीकरण, इस तरह के शब्द लगाए हैं, उतना आपको ये पढ़ने में समझ में भी नहीं आता होगा। लेकिन 2 नंबर जो ऑप्शन है इसे हम क्यों नहीं सही कर सकते, इस पे सोचना चाहिए। जैसे 4 ऑप्शन है, 4 में से आप काटिए कि ये गलत है तो क्यों गलत है, और ये 2 नंबर ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, इस पर सोचिए। बच्चे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते। आपको ये भी पता है कि बच्चों में विविधताएं होती हैं, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। उस चीज़ को समझना चाहिए, उस तरह की शिक्षण विधि अपनाना चाहिए, तभी तो सभी बच्चों का विकास हो पाएगा। नहीं तो एक ही बच्चे आएगा, उसी को पढ़ाइए अकेले, और उसी से जो बेनिफिट होता है ना, उसी का सैलरी पाइए, बर्दाश्त होगा आपसे? नहीं ना होगा। तो ऐसा सोचिए कि सभी बच्चे आपके पास पढ़ने आते हैं और सभी में व्यक्तिगत विभिन्नता है, सब में अंतर है। तो ऐसा क्या करें कि सभी का विकास हो? इसके लिए क्या करना होगा? सीखने की विविध गतियों का संज्ञान करना होगा। तो बच्चे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, वो सारे जो हैं इसमें भी देखिएगा, तो ये सब बच्चों पे इंडिकेट करता हुआ स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों के सामर्थ्य में, यानी विद्यार्थी पे इंडिकेट करता हुआ, छात्र पे, बच्चों पे। विद्यार्थी क्या हुआ? विद्यार्थी, बच्चा, छात्र, ये तीनों एक शब्द है, याद रखिएगा। विद्यार्थी कहें तो क्या होता है? स्टूडेंट। छात्र कहें तो स्टूडेंट। बच्चे कहें तो क्या? स्टूडेंट। बात समझ में आ गई? तो ये सारे क्या कर रहे हैं? ये 3 ऑप्शन ये बच्चे पे इंडिकेट हो रहे हैं। लेकिन एक जो ऑप्शन है वो किसको दोषी मान रहा है? विद्यालय को दोषी मान रहा है। आ गई ट्रिक समझ में? ये ट्रिक समझ लीजिएगा तो समझिए एकदम धुआं उड़ा दीजिएगा, वो किसी का भी पेडागोजी हो। तो इसमें क्या हुआ, ये हमें पता चल गया कि जो भी दोषी है विद्यालय। बच्चे को आप दोषी नहीं ठहरा सकती, क्योंकि विद्यालय में इसलिए आते हैं क्योंकि उनका संपूर्ण स्वांगीण, एक तरह से कहा जाए स्वांगीण विकास हो सके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बिना स्किप किए हुए अगर देखिएगा ना तो एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ये क्वेश्चन है, किसी संप्रदाय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? क्वेश्चन उतना समझ में आपको नहीं आया होगा, कंसेप्ट वगैरह के बारे में, लेकिन इतना पता चला अर्थपूर्ण वगैरह के लिए क्या आवश्यक है, यानी कुछ पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि नहीं भी नहीं है, अर्थपूर्ण की भी बात किया जा रहा है, तो ये पॉजिटिव आपको दिखाई दे रहा है। चलिए पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, इतना समझ में आया। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जाहिर सी बात है 3 जो ऑप्शन होंगे एक जैसे दिखेंगे और एक जो ऑप्शन होगा इकलौता जो अलग दिखेगा। आंसर तो इन हवाओं में है, ध्यान से देखिएगा, इन्हीं हवाओं में से एक टक से लेना है, टिक करना, आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे देखा जाए तो उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना। परिभाषा कहीं देखिए कि परिभाषा का मतलब क्यों गलत होता है, ये भी पूछ सकते हैं कि आप सर आपने तो लिख दिया नेगेटिव वर्ड में परिभाषा जो होता है देखना और काट देना होता है, लेकिन क्यों गलत होता है? अगर मैं कोई परिभाषा आपको याद करा दूँ, जैसे दाब का परिभाषा या बल का परिभाषा क्या होता है, तो आप क्या करते हैं? बल का परिभाषा मैं आपको दे देता हूँ तो कहेंगे कि बल का क्या होता है? खिंचाव या धक्का को बल कहते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट बैठ नहीं पाता है कि क्या खिंचाव क्या धक्का, मतलब क्या समझ में नहीं आता है। दूसरा चीज़, जैसे दाब का मैं कहूँ को प्रति इकाई क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पे जिससे भी पूछिएगा ये परिभाषा याद होगा, लेकिन इसका मतलब क्या निकलता है? मतलब क्या निकलता है? प्रति इकाई क्षेत्रफल मतलब क्या?
अब आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, जाहिर सी बात है, तो ये सब क्या है, परिभाषा है। अब इसको समझाने लगूँ तो साइंस का टॉपिक है, इसमें होता क्या है, जैसे एक बालू है, बालू के ऊपर पे एक चौड़ा करके ईंट रख दीजिए, फिर लंबा ईंट रखिए, तो दोनों का दबाव अलग अलग होता है। बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन होगा, कभी साइंस का क्लास होगा तो। फिलहाल वो एक क्या है, एक परिभाषा है। तो परिभाषा जो होता है वो क्या होता है, गलत होता है, और हमने प्रूव भी किया क्यों गलत होता है। तो ये ऑप्शन देखा हमने, टिक किया गलत। तीसरे पे चलते, तीसरा नहीं, चौथे से चलते हैं, नीचे से चलते, पहला ऊपर काटा, नीचे से चलेंगे, अच्छे से रट लेना। अब जाहिर सी बात है, अब रटने वाला जो ऑप्शन होगा ना, इसके आगे तो मैं पढ़ूंगा नहीं। फिर इसमें एक और निगेटिव पॉइंट है, वो प्रतियोगिता वगैरह। तो ये दोनों शब्द निगेटिव है। रटने वगैरह के बारे में तो बहुत बार लेक्चर हमने दिया है। याद करना, रटना, स्मरण, ये 3 शब्द मिलते हैं। अगर ऊपर में नई शब्द नहीं लगा हो तो उसे देखना और काट देना है। कट गया। पाठ्य पुस्तक में बच्चों की कॉपी में ज्यों का त्यों लिखना, बताइए, मतलब ये लिखा क्यों गया है? ऑप्शन आते कहाँ से? ऑप्शन इसलिए आते क्योंकि आप किसी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, चाहे कहीं वगैरह पढ़ते होंगे, चाहे पढ़ाते होंगे, तो वहाँ पे ये काम ज़रूर होता है कि राइटिंग लिख के लेके आया है। क्यों? आपका जो हैंड राइटिंग है उसे सुधार करने के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन इसमें क्या लिखा है, पाठ्य पुस्तक से बच्चों की कॉपी में जो अब देख के वो उतार रहा, फ़ायदा क्या है? उतना उसका समय नष्ट हुआ। जो चीज़ें लिख रहा, अगर उसका अर्थ उसके ज़हन में उतर जाए कि क्या मतलब होता है, तो वो कितना फ़ायदेमंद होगा। और वो भी अर्थ कैसे निकलेगा? अपने आप नहीं उतर जाएगा। अपने आप उतर जाता तो वो स्कूल में क्यों आता? उसको जोड़ते हुए पढ़ाइए। वो पढ़ाई किस लिए है? वो पढ़ाई है कि जब दैनिक जीवन में, जो वर्तमान जीवन वो आगे जाके जिएगा, यानी बाहर की दुनिया में जब वो जिएगा, जहाँ पे सारी घटनाएं घटती हैं, दैनिक मतलब वही बाहर की जो घटनाएं घटती है, वहाँ पे वो जिए, तो जितने सारे प्रॉब्लम्स आए उसका सॉल्यूशन अपनी पढ़ाई में वो ढूंढ सके। और जब भी पढ़ाना होता है उससे जोड़ते हुए पढ़ाना चाहिए, तो बच्चों को भी लगेगा आज तो ये हुआ था, सर वही पढ़ा रहे हैं, क्या बात है, क्या इंटरेस्टेड है, कितना मज़ा आ रहा है सुनने में, बात करने में। तो ऐसा लग रहा है कि यही तो हुआ था मेरे साथ, कि चीनी कम हो गया था तो इसके बदले में इस तरह मीठा तैयार हो गया था, ये हो गया था। वो साइंस को इंक्लूड करते हुए पढ़े, मज़ा आ जाएगा उससे। तो ये होता है पढ़ाना। फिलहाल देखते हैं यहाँ पे, ये है सीटेट का क्वेश्चन, और इसमें भी उसी तरह के उत्तर मिलते हैं। तो बच्चों के जीवन संबंधित, देखा आपने जो बताया वही है ना, जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़ कर पढ़ाना। बच्चों को भी मज़ा आएगा, रुचि भी आएगा, और उसके जीवन में काम भी आएगा। क्योंकि दुनिया जो हमारी टिकी हुई है, इसी पे टिकी हुई है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से दिल लगा के सुन रहे हैं। अगर बिना कि स्किप किए हुए सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको कोई नहीं रोकेगा साइकोलॉजी में, किसी के भी पेडागोजी में अच्छे मार्क्स करने से, अगर अप्लाइड मोड के क्वेश्चन आते हैं तो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और 50 बार पूछा गया है। ये निश्चित रहेगा, आज मैं फिक्स गारंटी देता हूँ। अब निश्चित रहेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रत्येक साल में प्रत्येक से टाइमिंग में दिया जा सकता है। यानी जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है तो जाहिर सी बात है 20, 22, 23 क्वेश्चन सेट बनेंगे। देखिए इसके बारे में मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो हम लोगों का अभी जो मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, जो EBS का अभी उसका अभी बन रहा है PDF, इसलिए वीडियोस आपको नहीं मिल रहा है। एक उसका इंट्रो वीडियो को मिलेगा आपका, ब्रह्मास्त्र जो शुरू होने वाला जा रहा है। तो देखिए कुछ डे को छोड़ के ना, कुछ डे जैसे हमने देखा था 27 तारीख का, 31 तारीख का, अभी 5 तारीख का हमने देखा, तो ये क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से अलग जगह से पूछे गए हैं। वो कुछ डेज होते हैं जो बैड लक होते हैं, बाद में वो हो सकता है कि कुछ मार्क्स दे दिए जाएँ जब वो सारा चीज़ हो। लेकिन अगर कुछ डे आपका बैड डे नहीं हो तो सीटेट का EBS जब हम पढ़ा देंगे तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। पहले कंटेंट, उसके बाद हम पेडागोजी भी लाने की कोशिश करेंगे, और मेरे ख्याल से साइकोलॉजी का भी हम कोशिश करेंगे कि आपका साइकोलॉजी से पहले हिंदी में करवा दूंगा। हिंदी का भी आपका मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रह्मास्त्र शुरू हो जाएगा, मतलब उसके बाद, और आपका साइकोलॉजी का भी कोशिश करूँगा कि समय मिलेगा तो आपका ब्रह्मास्त्र क्लोज करा दूँ कि ये 3 हुए। और रहा बात मैथ का, मैथ का मैं कोशिश करूँगा कि इवनिंग में कि आपको वीडियोस दूँ जो सॉल्विंग का हो केवल। हाँ, बाकी जो सब्जेक्ट बचते हैं मैं कहूँगा उनसे कि वो भी क्लियर करें। ठीक है, ये मेरी दिल की इच्छा है, आगे ऊपर वाले जाने की कितना समय वो देंगे, जितना समय देंगे उतना समय में आपको वीडियोस देने की कोशिश करूँगा। फिलहाल क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए,
और अब दिल से पढ़िए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगा। क्वेश्चन को आराम से, जैसे हम प्यार से पढ़े रहने बाबू, ऐसे ही प्यार से पढ़िएगा और एकदम गर्दा उड़ा के पूछना है तो पूछो ना, कहाँ से पूछते हो। पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है, आज छोड़ूंगा नहीं इसको। ये तमन्ना होना चाहिए दिल में। एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? एक कक्षा में मतलब मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं, तो आपकी कक्षा में बच्चों के, यानी जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनके असफलता के भय को दूर करना क्यों ज़रूरी है कि जो आपके कक्षा में जो आपके बच्चे हैं, सोच लीजिए कि आपके जो बच्चे हैं वो असफलता के डर से ना डरें, मतलब हम फेल हो जाएंगे इससे ना डरें। क्यों दूर करना ज़रूरी है ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। अभी मैं चाहूँ तो आंसर इसका दे दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पढ़ा जाए ऑप्शन। एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता, इसलिए मैंने बच्चों में के अंदर जो भय है, इसीलिए असफलता के डर को ख़त्म कर देना चाहिए, यानी दूर कर देना चाहिए। को अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता, इसलिए। दूसरा है, विद्यालय बच्चों के भावनात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। चौथा है, तीसरा छोड़ देते हैं, भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। 4 ऑप्शन मिले, 3 ऑप्शन मिले आपको, तीनों एक जैसे दिख रहे होंगे। भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं, मतलब विफल होते हैं यानी वो एक तरह से कहा जाए असफल होते हैं। तो यहाँ पे 3 जो ऑप्शन मिले आपको दिख रहा होगा कि ये एक जैसे हैं, तीनों ऑप्शन क्या हैं, एक जैसे हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ का डिफरेंस है। वो क्या? तो पहला जो कह रहा है वो है कि अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकते, यानी बच्चा डरा हुआ उसको नहीं संभाल सकते, लेकिन ये गलत है, क्योंकि बच्चा सारी चीज़ लेके आ रहा है, स्वांगीण विकास करना है, सब कुछ का विकास करना है। दूसरा देखा जाए, विद्यालय बच्चों के भावनात्मक जीवन की, यानी जो भी उसके भावनात्मक जीवन की उसकी जिम्मेदारी, ये दोनों एक जैसे दिख रहे होंगे आपको, दोनों गलत हैं। ये देखिए, भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं, ये भी दिख रहा होगा आपको, ये तीनों एक जैसे हैं। लेकिन एक जो ऑप्शन है वो बहुत ही बेहतरीन सा आपको दिख रहा होगा, वो है असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा हैं। क्या है? हिस्सा हैं, यानी असफलता और त्रुटि जो है बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। अब यहाँ पे ये चीज़ क्यों सही है ये भी जानना ज़रूरी है। निश्चित रूप से कुछ जो पहले के मेरे वीडियोस देखे हैं वो को देख के डायरेक्ट टिक कर देंगे कि ये क्यों सही है, लेकिन इसको भी हम क्लियर कर देते हैं कि ये क्यों सही है। असफलता और त्रुटियाँ यानी गलतियाँ, एक तो असफलता हो गया, फेल हो गया, दूसरा त्रुटियाँ यानी गलती, ये अधिगम मीन्स होता है सीखने का, बच्चे के सीखने का स्वाभाविक हिस्सा है। आपको मैं कोई भी काम सिखाऊं, सीटेट में आपसे मैं कहता हूं कि टेस्ट सीरीज़ लगाइए, हिंदी क्लब की ये टेस्ट सीरीज़ हैं, इसे लगाइए। और टेस्ट सीरीज़ हमने वेबसाइट पे कुछ डाले हैं और अभी हमने रोक दिया क्योंकि आपका जो ये वाला है ना, जो ब्रह्मास्त्र है, उसे मैं रन कर रहा हूँ। ब्रह्मास्त्र जब काम हो रहा है तो जाहिर सी बात है एक चीज़ चलेगा तो दूसरा नहीं। लेकिन मैं जो टॉपिक है उस पर आता हूँ। तो जो आपका जो ये टॉपिक है कि जो त्रुटियों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, को मैं कहता हूँ कि आप ऐसा काम कीजिए कि टेस्ट दे दीजिए, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से क्लिक करके आप टेस्ट दे दीजिए। टेस्ट जब दे रहे होंगे जाहिर सी बात है कुछ क्वेश्चन के आंसर आप क्या दे पा रहे होंगे, गलत दे पा रहे होंगे। अब यहाँ पे जब गलती आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब यहाँ पे जब आप गलती कर रहे हैं वो क्या है, त्रुटि है। तो क्या मैं ऐसा करूँ कि आप क्यों त्रुटि हुआ, क्यों गलती हुआ, इस तरीके का भावना रख दूँ तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, डर जाएंगे, नहीं हम टेस्ट नहीं देंगे, सर बहुत डांटते हैं, टेस्ट भी नहीं दीजिएगा। तो ये बच्चों के बारे में भी सोचिए, तो ये स्वाभाविक हिस्सा है कि आपसे गलती होगा, क्योंकि वो कंसेप्ट जो है वो जो चीज़ें हैं उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं। जब समझ नहीं पा रहे हैं इसीलिए तो गलत हो रहा है। आप सीटेट आपने एग्ज़ाम दिया और आप उसमें फेल हो गए, तो 2 चीज़ें हो सकता है, एक तो आपका बैड लक हो, दूसरा चीज़ क्या हो सकता है, बैड लक इसलिए कहते हैं कभी कभी होता है कि आप पहुंच नहीं पाए, ये हो गया, कभी दिमागी टेंशन, ये सारी चीज़, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मतलब
ऊपर वाले नहीं चाहेंगे तो उस दिन तो आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, कभी गाड़ी पंचर, कभी ये कभी वो, तो ये अलग मैटर को, वो चीज़ हो गया, तो एक बैड लक हो गया। दूसरा चीज़ ये होता है असफलता का कि आपने जो भी प्रश्न आया है उसको जल्दी में कर दिया, या उन प्रश्नों का कंसेप्ट आपके पास क्लियर नहीं है, तो उन चीज़ों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी तो वो दूर होगा। तो ये असफलता और त्रुटियाँ ये स्वाभाविक हिस्सा है, वो आप हों या बच्चे हों, सभी के ही, और सभी के ज़िंदगी में ये चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई बिजनेस शुरू कर दिया उसमें सफल ही हो गए, असफल भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें सफलता कब मिलेगा, जब वो जो भी त्रुटि है, जो भी दिक्कतें हैं, उसे दूर किया जाए। लेक्चर तो मैं ज़िंदगी भर देता रह जाऊँगा, ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पे आपने एक चीज़ पढ़ा, जब भी इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे देखना और टिक करना है। आई बात समझ में? वो स्वाभाविक हिस्सा है और ये होता रहता है। इन त्रुटियों को देखना चाहिए ताकि कैसे दूर किया जा सके, समझना चाहिए, ये सारी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगा था कि 2 मिनट में मैं ख़त्म कर दूंगा, लेकिन एक चीज़ बताने में इतना टाइम दे रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन है, अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को, अधिगमकर्ता भी शब्द आएगा तो बच्चों को इंडिकेट करता हो। अधिगमकर्ता कौन हो सकता है? अधिगम मिस होता है सीखने, कर्ता मिस जो वो है, बच्चा जो है वो, यानी जो सीखने वाला बच्चा है वो, उसको कहते हैं अधिगमकर्ता। कर्ता ने कर्म को, समझ में आ गया ना, को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि अभिप्रेरित यानी उसको प्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है। यानी किसी को आपने पुरस्कार दिया तो ये अधिगमकर्ताओं को, यानी जो भी बच्चे हैं, उसको प्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है। क्यों? इसमें 4 ऑप्शन है। एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, चौथा ऑप्शन छोड़ दीजिए। पुरस्कार देना, जैसे हमने किसी को पुरस्कार दिया तो पुरस्कार देना एक अभिप्रेरणा है। जी हाँ, ये अभिप्रेरणा है, लेकिन ये बाह्य अभिप्रेरणा है। क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा है। बाह्य मिस होता है बाहरी, जो पुरस्कार है, जो भी चीज़ें हैं, जैसे मिठाई हुआ, चाहे कुछ भी पुरस्कार हमने दिया, तो ये बाहरी रूप से आप देते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होता है? जो अंदर से उत्पन्न हो। क्या हो? अंदर से उत्पन्न हो, यानी मतलब अंदर से जो नहीं होता है ना, आत्मा से निकलता है, जिस तरीके से हम कहते हैं उस तरीके से। तो ये जो होता है को पुरस्कार देना बाह्य अभिप्रेरणा है। तो जाहिर सी बात है, कुछ नहीं करना ये इंडिकेट करता हुआ किसका है? एक तो नकारात्मक है, उत्तम तरीका नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, पुरस्कार वगैरह का ऑप्शन हम दिखाते हैं और काटवा देते हैं, तो उत्तम तरीका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पुरस्कार देना बाह्य अभिप्रेरणा से संबंधित हो जाता है, और ये पुरस्कार एक बार दे दिए तो बार बार बच्चा खोजेगा, और लगातार भी अगर कोई काम करते हैं आप, स्वार्थी हो जाएगा बच्चा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेक्चर देंगे तो 2 घंटे लग जाएंगे। इतना देखिए, ये पुरस्कार देना किससे संबंधित है? बाह्य से संबंधित है। तो जाहिर सी बात है, इसे आंतरिक अभिप्रेरणा छीड़ होती है, यानी अंदर से उसका मन नहीं करेगा कि हम पढ़ाई करें। अरे मिठाई मिलेगा तो आज सर क्या मिलेगा आज, अब समझ जाइए अगले दिन से क्या होने वाला है। तो ये क्या हो गया? देखा आपने, टिक किया, आगे बढ़ गए। तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा छीर्ण होती है। चलिए बाकी सब देखते रहिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ता को इंगित करता है? कौन सा दल उत्तम समस्या समाधान करता है? उत्तम मीन्स अच्छा, समस्या मतलब जो भी समस्याएं हैं उसको समाधानकर्ता को, यानी जो समाधान करेगा उसको इंगित करता है। तो इसमें एक आ गया सृजनात्मकता। जब भी सृजन का शब्द आ जाए, जब भी सृजन शब्द आ जाए तो समझ जाइए उसमें अपसारी रहेगा। सृजन, अपसारी। सृजन मिस होता है किसी चीज़ का निर्माण करना। अपसारी मिस क्या होता है? मान लीजिए एक ही प्रश्न है कि बहुत सारे तरीक़ों से हल करना। अभिसारी ठीक इसको उसका उल्टा होता है, यानी कोई भी एक प्रश्न है, कोई समस्या है, को बहुत सारी तरीके से उसे हल कर सकता है, बहुत सारे तरीके से उसके हल खोज सकता है। लेकिन अभिसारी रहेगा, प है ना, वहाँ भी आ जाएगा, तो समझिए एक ही चीज़ पे इंडिकेट करता हुआ होता है, यानी बहुत सारे तरीके नहीं। तो जहाँ यहाँ सृजन है तो जाहिर सी बात है इसके साथ कौन जुड़ा हुआ रहता है? अपसारी जुड़ा रहता है। तो जो अभिसारी होगा वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका ये नकारात्मक है। यहाँ अभिसारी है, यहाँ अभिसारी है, तो ये दोनों क्या हो गए? गलत हो गए। तो 2 ऑप्शन ऐसे ही हट गए। ऑप्शन हटाना बता रहा हूँ। अब यहाँ पे 2 कौन कौन ऑप्शन बच गए? एक तो बच गया आपका ऑप्शन 1 और बच गया 4। इसमें देखिएगा को, मान लीजिए आपको ज़्यादा नहीं पता है तो यहाँ देखिएगा, प्रतीकात्मकता, अनन्यता की कमी,
और यहाँ पे है प्रतीकात्मकता अनियमितता, यानी एक दूसरे के निगेटिव है। ये कमी की बात कर रहा है और ये पॉजिटिव की बात कर रहा है, यानी कमी वगैरह नहीं। तो या तो ये सही हो सकता है या तो ये सही हो सकता है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? अगर बात किया जाए प्रतीकात्मकता अनियमितता की कमी क्या होता है, यानी ये है क्या, तो ये रिस्पॉन्स सेट अंग्रेजी में इसको कहते हैं। यानी जैसे में नहीं होता है कि कोई ऐसा होता है कि जो आपको आपका बड़ाई वगैरह करता है, तो वो चीज़ होता है, तो उसकी क्या होनी चाहिए? कमी होनी चाहिए। चापलूसी वगैरह जो शब्द होते हैं इसके लिए यूज होते हैं, तो वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पे भी देखिएगा कि इसका कमी ही दर्शाया है। वैसे और इसमें अंदर घुसिएगा तो यहाँ कमी और यहाँ कमी, तो जाहिर सी बात है दो कमी आसपास में है। दो कमी क्या है? यहाँ भी कमी है और यहाँ भी कमी है, तो जाहिर सी बात है। और एक जगह क्या है? डायरेक्ट वही कमी नहीं लिखा गया, तो ये क्या हो गया? ख़त्म हो गया। और ये कमी में से दोनों एक वाला ऑप्शन सही होगा, तो ये तो पहले ही अपसारी के कारण गलत हो गया, तो ये वाला डायरेक्ट टिक कर दीजिएगा। तो मिलाइएगा इन सारी चीज़ों को डायरेक्ट आप ऑप्शन को भी टिक कर सकते हैं अगर नहीं भी जानते हैं तो ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ देखा जाए तो पूछा जा रहा है शिक्षिका के विद्यार्थियों की, खासकर सुविधा वंचित वर्ग के, यानी जिनके पास सुविधा नहीं है, उससे बचे हुए हैं, उनके सफलता एवं असफलता के विचार अक्सर उनके सीखने एवं अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे देखा जाए तो 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। इसमें देखा जाए तो शिक्षक की अपेक्षाएं सीखने के बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती है। शिक्षक की अपेक्षाएं, एक होता है उपेक्षाएं जो उल्टा होता है, जो नकारात्मक होता है। एक होता है अपेक्षा, यानी उनसे आशा रखना, इच्छा रखना, इस तरह का। इच्छा नहीं, आशा रखना, मतलब ऐसा करें। अपेक्षाएं बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। दूसरा है शिक्षक को कक्षा में बच्चों की स्वायत्तता, यानी एक तरह से कहा जाए स्वतंत्रता पर काबू रखना चाहिए। काबू शब्द देखा और ये नकारात्मक हो गया, कट गया। शिक्षक के बच्चों के प्रति स्पर्धा देखा, यानी एक तरह से द्वंद्व पैदा करेगा। प्रतिस्पर्धा में इसका होगा, समझिएगा, वो द्वंद्व एक तरह से पैदा, प्रतिस्पर्धा द्वंद्व को कैसे इंडिकेट करेगा? जैसे आप और हम 2 आदमी हैं और दोनों आदमी क्या कर रहे हैं? प्रतिस्पर्धा, कभी आप आगे कभी हम आगे। इससे क्या होगा ना, हम आप करते करते एक दिन लड़ लीजिएगा, ठीक है ना? वही होता है, स्कूल में भी हो जाएगा। क्या होगा? कभी आप आगे कभी हम आगे। मान लीजिए हम नीचे हो गए तो जाहिर सी बात है आप डिमोरलाइज हमेशा करते रहिएगा। चाहे हम ऊपर हो गए तो आपको हमेशा डिमोरलाइज करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बच्चों के अंदर नहीं पैदा करना चाहिए। इससे होता है द्वंद्व, मतलब झगड़ा ऑटोमेटिक होना ही है। तो इस तरह का ऑप्शन मिलेंगे, देख के काटना होता है। शिक्षक ऐसे विद्यार्थियों को हर हालत में असफलता के बचाने, और असफलता तो अभी हमने पढ़ा है ना, ये स्वाभाविक हिस्सा है, ये जीवन की हिस्साएं हैं। आप भी असफल होते हैं, आपके अंदर भी त्रुटियां होती है, आपसे भी त्रुटियां होती हैं। 3 ऑप्शन को हमने काट दिया, जो बच गया वो डायरेक्ट करेक्ट आंसर है। सीखने को बेहद ये प्रभावित करती हैं। नकारात्मक अगर शिक्षक रहेगा तो क्या पढ़ा ही पाएगा? अरे ये सब बच्चे तो पढ़ने वाले नहीं है, ऐसे ही नहीं आते, जाएगा थोड़ा सा लेक्चर, तो पढ़ने वाले नहीं हो, चलो बाकी जाओ। बहुत सारी चीज़ें हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा वीडियो बन ही नहीं सकता हमसे तो लगता है। शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? शिक्षिका जो है, यानी एक महिला टीचर जैसे आप हो सकते हैं अगर महिला है तो, कक्षा में सकारात्मक रूप से, यानी जाहिर सी बात है पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस प्रकार वो सुनिश्चित कर सकती है। 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आया कि सकारात्मक है। ऑप्शन 4 है, चारों में से क्या करना है? काट देना है। काट के एक अकेला एक होगा ना कि चारों तरफ क्या है, बीच में एक हंस है, अब बाकी सब क्या, बत्तख वगैरह समझ जाइए, बाकी सब हैं। अब उस हंस को पहचानना है कि इसमें कौन सा होगा। अब पहचानिए इसमें से कौन सा होगा। क्वेश्चन पता चल गया पॉजिटिव है, बताइए कौन सा होगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए देखते हैं, तय एवं निर्धारित समय सारणी। अब जाहिर सी बात है तय और निर्धारित समय सारणी देंगे तो आप क्या कीजिएगा? हमने अभी आपको एग्जांपल दिया ना, अब आपको एग्ज़ाम सेंटर में इस तरह के प्रश्न आएंगे तो क्या कहिएगा? सर ने कहा था कि 4 बजे आपको उठा दें, तो आपको कैसा लगेगा? क्वेश्चन इसी तरह सोचिएगा आप। तो जाहिर सी बात है इस तरह का बच्चों के साथ निर्धारित कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? कट, हट गया। जब हमको अच्छा नहीं लगता, बच्चों को खा कर अच्छा लगेगा, हटा। पुरस्कार एवं सज़ा,
आपने देखा और नहीं ज़रूर ढूंढिएगा इसमें, ऐसा ना हो कि लास्ट में नहीं लगा दिया और पहले पुरस्कार सज़ा देख के उसको क्या किया, काट दिया। अनुशासन भी लग गया, सज़ा भी लग गया, पुरस्कार भी लग गया, ऑप्शन ही हमने हटा दिया। हटाओ। चलिए बच्चों के संवेगों के, चलिए थोड़ा सा पता नहीं क्या लिखा है लेकिन थोड़ा सा देख रहे हैं चौथा ऑप्शन भी। बच्चों की क्षमता के आधार पर विभेदी करना, अलग अलग समूह बनाना, ये भी गलत है। क्यों गलत है फिर से मैं बता दूं। विभेदीकरण जब भी शब्द आपको मिले ये नकारात्मक शब्द है, और साथ में अलग अलग समूह बनाना, इससे क्या होगा बच्चे को, जैसे कुछ बच्चे तेज हैं इधर ए वाले सेक्शन में, चलो कुछ बच्चे उससे कमज़ोर है बी वाले सेक्शन में, कुछ बच्चे उससे कमज़ोर है सी वाले में, कुछ उससे कमज़ोर डी, उससे कमज़ोर ई में। तो इस तरह के सेक्शन अगर हम बांट दें तो पहला रीज़न ये होगा कि अगर आप एक क्या हैं, अभिभावक हैं, गार्जियन है, तो कहिएगा कि सबसे नीचे मेरा बेटा कमज़ोर है, इतने के सबसे नीचे ना पड़ेगा, आप बर्दाश्त करेंगे आप। मैंने वो तो अलग बात है कि बर्दाश्त करना पड़ेगा, बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है तो, लेकिन आपको अच्छा लगेगा कि उसमें डालेगा। अरे आपने बच्चों को भेजा है कि सबसे वही आज कल का सीएम हो, इस तरीके का सोच होना चाहिए आपका। वही मतलब इंजीनियर हो, ये हो वो हो, मतलब जितना ऊँचा पोस्ट, सीएम हो, पीएम हो और आपका डीएम हो सब में एम, तो ये हो, ये आपकी सोच होता है। लेकिन उन्होंने ई सेक्शन में डाल दिया, आपको बर्दाश्त होगा नहीं होगा ना, तो इसमें कैसे बर्दाश्त किया जा सकता ऑप्शन में, आपको हम भी छांट देंगे। और दूसरा ये तो हो गया हम लोग का, जो अभिभावक है उनका। अब हम ये देखते हैं दूसरा रीज़न कि अगर अलग अलग समूह में बांटते हैं तो ए वाला सेक्शन का जो बच्चा होगा ना, वो कहेगा ई वाले से पढ़ने वाला बच्चा, हंस नहीं रहा हूँ मैं, मतलब सोचिए कि वो क्या कहेगा इसको, तो ई वाला सेक्शन का हटो, यानी वो एक तरह से मतलब इस तरह के नज़र से देखे, गिल्टी की नज़र से देखे, दोषी है सब, इस तरह का। और जो ई वाला होगा ना, दोनों आँख खोल के, एक नहीं होता कि सो के उठता है कि ऐसे ऐसे मैला करके देखता है, उस तरह से देखेगा कि हमको कोई क्वेश्चन का आंसर बता दे। ऐसा हो सकता है, निश्चित रूप से हो सकता है। टीचर भी उतना ध्यान नहीं, पढ़ने वाला नहीं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए क्या करना है, विभेदीकरण, अलग समूह नहीं बनाना चाहिए। ये नकारात्मक है, आपको देखना और काटना। ये समझा रहा हूँ इसलिए कि आपके माइंड के अंदर, दिल के अंदर ये बैठ जाए, ताकि मिले तो काटने में आपको डर महसूस नहीं हो, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि आप भी शिक्षक बनेंगे तो ऐसा मत कीजिएगा, लेकिन होता ही प्राइवेट सेक्टर, सारे सेक्टर में करते ही लोग, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी बच्चों में निश्चित रूप से बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी होते हैं, केवल उसका उपयोग करना है। और आप निर्देशक नहीं हैं, आप कोई ये आदेशकर्ता नहीं है, आप मतलब एक नहीं होता है कि एक राजा नहीं है, आप स्कूल में हैं तो नहीं है, आप एक मार्गदर्शक के रूप में हो सकते हैं, एक नहीं होते, एक दिशा देने वाले हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम राजा हैं हम, पूरा बनाए हुए अपनी प्रजा, यानी जो बच्चे हैं उनको जिस तरीके से उस तरीके से चला रहे हैं अपना, तो इस तरीके का नहीं है। तो जो बच गया वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों के संवेगों को सीखने का प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, ये हिस्सा बनाकर सिखाएंगे, निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा देख रहे हैं ना, हिस्सा यानी उसमें शामिल करने की, बच्चों को उसमें शामिल करने की बात की जा रही है। देखा, टिक कीजिएगा आप, चिंता मत कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अगला जो क्वेश्चन है, क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी, आ गया ना क्वेश्चन, वही क्वेश्चन डाला भी इन्होंने, क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती ना दे सके? क्या बात है, कोई चुनौती ना दे सके, यानी बन गए राजा अब हम। क्वेश्चन भी बहुत प्यारा बनाया जाता है। सीटेट के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो अप्लाइड मोड के होते हैं, मज़ा आ जाता है। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है क्वेश्चन को पढ़ने में, और इसके ऑप्शन को पढ़ने में और मज़ा आता है, आपको भी मज़ा आएगा। और जो मैं बता दूं एक चीज़ और, कि अगर किसी बुक में इसके आंसर गलत होते हैं ना, तो मैं ढूंढने लगता हूं कि इसका सही कहाँ है। इसलिए मैंने लगभग जितने हैं 2014 से अभी तक के जो भी प्रश्न हल हुए हैं, सारे का ऑफिशियल आंसर की हमने रखे हैं। चलिए यहाँ बात करते हैं, क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी, मतलब सत्ता वाले, सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती ना दे सके, यानी जिसे कोई चुनौती ना दे। चलिए अब यहाँ पे कितने हाँ हैं? 2 हाँ हैं। तो 2 हाँ है, तो जाहिर सी बात है दोनों हाँ हम पहले ही काट देते हैं, ठीक है। इसलिए काट देते हैं कि अरे राजा थोड़े ही हैं आप, राजा थोड़े ही हैं आप, आपको कोई चुनौती नहीं दे सकता है, क्या बात है। चलिए 2 और बचे हुए हैं।
नहीं, विद्यार्थी ऐसे लिख दिया है, लेकिन थोड़ा सा ये मिस्टेक है इनका, ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर भी है। नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने से ही सकते हैं जिसे उनकी संप्रदायिक स्पष्टता में कमी रह जाती है। संप्रदायिक स्पष्टता में कमी रह जाती है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो है मतलब सत्ता अगर उनको मिल जाए जिसे कोई चुनौती ना दे सके, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, बच्चे डर जाएंगे, प्रश्न नहीं पूछेंगे, कंसेप्ट उनका क्लियर नहीं होगा। आप आएँ चाहे जाएँ बस डर से, नहीं सर बहुत मार मारते हैं, पूछने में तो इतना डांटते हैं कि लगता है कि छत से हम फेंक दिए हैं हमको नीचे, नहीं पूछेंगे। यानी उसके मन में भी जो प्रश्न आते हैं वो भी नहीं पूछ पाता है। और ये होता है, हकीकत में आप देखिएगा तो ये होता है। और लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सर्वांगीण विकास करेंगे बच्चों का, जो भी उनके मन में डाउट है उसे क्लियर करना होगा खुद। मतलब कहना नहीं चाहिए, कुछ टीचर को खुद नहीं है तो डाउट कैसे क्लियर करेंगे। मैं बता दूं कि मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं, उस क्वेश्चन का कहाँ उपयोग है ये पता ही नहीं चलता है। क्वेश्चन अलजेब्रा पढ़ाया जा रहा है, कहाँ इसका उपयोग कहीं किया आपने, ये पढ़ा मुझे, मैं बता ये नहीं कर रहा हूँ कि होता नहीं, निश्चित रूप से होता है, लेकिन इस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि इसका उपयोग क्या है। इसीलिए कहा जाता है दैनिक जीवन से जोड़ दीजिए उसको, कि आप दुकान पे गए, ये किए ना, तो इतना पैसा लिए ना, तो इसका बोला था ब्याज लेंगे, तो इस तरीके का ब्याज लेगा, फिर चक्रवृद्धि ब्याज लेगा, तो इसको कहते हैं। इस तरीके से घुमा कर अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ाते हैं तो मज़ा आ जाएगा, उसे लगेगा स्वर्ग तो यहीं है, घर जाने का उसे मन नहीं करेगा। अभी तो होता है कि बच्चा स्कूल जाने के नाम से रोने लगता है। इस तरीके के टीचर हैं, मारना पीटना सारा चीज़ वो पहले करते हैं और कंसेप्ट क्लियर करते ही नहीं है। चलिए, तो ये क्या होगा, उससे बच्चा प्रश्न पूछेगा तो उसके अंदर की जो भी जिज्ञासाएं हैं, जो भी रुचि है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर बच्चे में निराशा आ जाएगा और उसका कभी सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। तो 3 नंबर आपके क्या होंगे, करेक्ट आंसर हो गए। एक और पढ़ लेते हैं। नहीं, आज के तकनीकी युग में शिक्षक विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में अप्रासंगिक है। ये तो पता नहीं, कुछ भी लिख देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 हो गया, अब ये लास्ट क्वेश्चन बचा, चलिए समाप्त हो गया। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षिका को विद्यार्थी के गलत उत्तर सही करने चाहिए। मान लीजिए कि देखिए, बहुत अच्छा ये प्रश्न है और ये चाहता भी था कि ये मिले हमें। मतलब जब अभी हम लोग असफलता और त्रुटि के बारे में बता रहे थे, वहाँ पे मैं सोच रहा था कि ये क्वेश्चन मिले हमें। तो देखिए, ये होता क्या है, कक्षा के परिचर्चा के दौरान शिक्षिका को विद्यार्थी के, मान लीजिए कोई विद्यार्थी गलत उत्तर लिख दिया है, तो सही करने के लिए चाहिए तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, होता क्या है, जैसे जनरल मैं बता रहा हूँ, जनरल मतलब मैं अगर बात करूं कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं या आप होंगे शिक्षक, आपकी बात कर रहा हूं, जी हाँ आप ही की बात कर रहा हूं, तो नॉर्मली क्या किया जाता है सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में या ट्यूशन में या कहीं भी, लोग क्या करते हैं कि अच्छा ये आंसर देख लिए, हाँ सही है, ये वाला क्वेश्चन सही है, और उसी में कोई त्रुटि हो, ये गलत है, इसका आंसर इतना आएगा, आगे बढ़ गए, फिर आगे बढ़ गए। मैं जानता हूँ कि आप कहेंगे कि सर मैं ऐसा नहीं करता हूँ ठीक है, आप ऐसा नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो इससे क्या होगा ना, संशोधन तुरंत कर दिए तो बच्चे के अंदर तो क्लियर नहीं हुआ कि वो गलत है तो क्यों गलत है। तो ये क्लियर करने वाला पूछा है कि क्यों, क्या करें कि उसका कंसेप्ट क्लियर हो। ऑप्शन देखिए, टिक कीजिए, आगे बढ़िए, निश्चित रूप से 1 मार्क्स मिल जाएगा आपको। चलिए देखते हैं। हाँ, बच्चों की त्रुटियों को तुरंत संशोधन करना चाहिए। तुरंत संशोधन कर दूंगा, तुरंत काट दूंगा तो फ़ायदा क्या हुआ, पता ही नहीं चला कि गलती क्यों हुआ था। तो ये हो गया क्लोज। दूसरा, नहीं, बच्चों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत। चलिए 2 नंबर छोड़ दीजिए। गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक अस्पष्टता की कमी को दर्शाते हैं, इन्हें हमेशा सुधारना चाहिए। जब भी देखिए तब सुधारिए, धड़ाधड़ सुधारते रहिए। चलिए ये गलत। बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, इसलिए मैंने बच्चे जो होते हैं स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, इसीलिए तुरंत सुधारिए उसको, काटिए, तुरंत आंसर बगल में लिख दीजिए। जैसे छोटे बच्चे थे अभी, जैसे मेरे घर पे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो स्कूल जाते हैं, यानी मतलब छोटे छोटे भतीजा वगैरह जो भी कहा जाए, वो सारे लोग हैं। तो वहाँ पे जब वो बच्चे जाते हैं तो छोटे छोटे हैं, मतलब मेरे ख्याल से 3 या 4, 5 में पढ़ते होंगे। तो उनको मैंने देखा, एक बार मैं देख रहा था उन लोगों का कॉपी, तो हुआ ये था कि मतलब देखा कि 2-3 क्वेश्चन सही है, 3-4 क्वेश्चन कटा हुआ है। हम बोले कि क्या गलती हुआ इसमें,
तो नहीं ना, ये बन नहीं पाया था ना, और मैडम समझाई थी को हम समझ में नहीं आया था, ये वो मन कह रहे थे, मतलब ऐसा था कि उनको समझ में नहीं आया था क्यों गलत है। तो जब उनका कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो उस टीचर को पढ़ाने से फ़ायदा क्या हुआ। एक तो आप ये भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ है, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए तो एक पढ़ा नहीं रहे हैं। दैनिक जीवन से जोड़ते हुए मैं लिख के देता हूँ, नहीं पढ़ाते हैं ये लोग। मतलब हो सकता है जो और लोग होंगे वो पढ़ाते होंगे, लेकिन एक तो दैनिक जीवन से पढ़ाते हुए नहीं है, और दूसरा अगर ये कोई बच्चा गलत करता है ना, तो उसको काट के सही लिख देते हैं, छोड़ देते हैं। और घर पे आता है कॉपी तो घर वाले यानी आप लोग अभिभावक लोग देखते हैं, हाँ मैडम तो असाइन किए हैं, देखो ये गलती कर दी है, कितना नंबर आया तुमको, 5 नंबर आया, 6 नंबर तो 10 नंबर है तो 5 नंबर आया, अब 5 नंबर तुम्हारा गलत हो गया ना, कैसे गलत हो गया, ठीक से पढ़ाई करो, बस हो गया। ये उन्होंने देखा कि मैडम ने काट के लिख दिया है ये, चाहे अगले दिन अपने कॉपी उलाटा को देखा कि वो ये गलत है तुम्हारा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इसका देखो आंसर इतना आएगा, इसका देखो आंसर इतना आएगा, कैसे गलती कर दी है। बस इसके अलावा भी दुनिया है, इसके अलावा भी आपको देखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ सारी दुनिया के टीचर बदल जाएंगे, लेकिन इसके अलावा भी दुनिया है, इसके अलावा भी सोचना चाहिए, क्यों गलत है इस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये 3 ऑप्शन हमने काटे, ये होता है लाइफ में, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। देखिए लिख भी दिया है, नहीं, बच्चों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब देखिए करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपने दिया और उसका आंसर कुछ और आ गया, तो आप उससे पूछिए, ये मत कहिए कि ये गलत है, ये मत कहिए कि ये गलत है, ये मत कहिए कि इसको काट के इतना आंसर आएगा, ये कहिए कि उन्होंने इतना आंसर कैसे लाया। अभिव्यक्त कीजिए कि वो बोले, खुल के बोले तो सही। हो सकता है कि अगला आइंस्टीन वही हो, अगला खोज वही करे, हो सकता है ऐसा कि अगला खोज कौन करे, वही करे, ऐसा हो सकता है। जब इस तरह के आप टीचर बनेंगे निश्चित रूप से वो खोज करेगा, अगला प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उस तरीके से देंगे, उसको व्यक्त करने का। हो सकता है कि जो थ्योरी लिखा हो थ्योरी ही गलत हो, ऐसा थोड़े है कि ऊपर वाले ने आके बना दिया ये थ्योरी फिजिक्स का, तो ये केमिस्ट्री का ये थ्योरी चाहिए फिजिक्स का, वो सही हो गया। अरे उन्होंने भी धीरे 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 खोज करके निकाला है। आपको बता दूं कि जितने वैज्ञानिक बनते हैं ना, कि पहले उनको पागले कहा जाता है, बाद मतलब मैंने हिस्ट्री पढ़ा है, अपने मन से मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में उनको पागल कहा जाता था, और जब वो ये हो गए वो हो गए तो बाद में उनको उपाधि वगैरह दे देते हैं लोग। स्टार्टिंग में तो विश्वास ही नहीं करते हैं लोग। ये अपनी दुनिया की बात कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में कोई सपोर्ट जल्दी नहीं मिलता, अभी मिल रहा है, अभी तो धीरे धीरे दुनिया आगे बढ़ रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, तो ऐसी बात है कि दुनिया तो चेंज हो ही रहे हैं। और मैं सीबीएसई पूरी दुनिया को नहीं, सीबीएसई वाले को बहुत धन्यवाद करूँगा कि इस तरह के प्रश्न रखते हैं, दिल खुश हो जाता है। तो ये जो चीज़ है अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए कि बाबू कैसे सही है, तो वो बताएंगे कि ऐसे सही है। ओ सर यहाँ पे ना सर मिस्टेक हो गया, तो कितना मज़ा आएगा आपको, हाँ सर अब बन गया सर। और आगे इन्होंने एक और शब्द जोड़ा है, बिना गलती के भय के। ऐसा नहीं है कि पहले ही उसको बैठ डरा दी, गलत बनाता है, कैसे आ गया आंसर, समझ में नहीं आता है। ये व्यवहार नहीं होना चाहिए, मस्त व्यवहार रखिए। असफलता, सफलता, त्रुटि, सही, ये सारे जीवन के हिस्सा हैं, इसको एंजॉय के साथ लीजिए। ऐसे नहीं है कि सीटेट एक बार असफल हो गए अगली बार नहीं, अगली बार हो सकता है कि आप आग लगाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। बस टाइम कितना दे रहे हैं, कंसेप्ट कैसा क्लियर कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। आई विल ट्राई कि मेरा बेस्ट यही होगा कि आपको मैं समय निकाल के आपको दे सकूं। जो आपका जो सेक्शन है ईवीएस का कंटेंट ही दूंगा, और कोशिश करूंगा मैथ का भी कंटेंट ही पढ़ाऊं। पेडागोजी वगैरह में तो बहुत सारे वीडियोस मेरे पड़े हुए हैं, उन्हें देखते रहिए, उन्हें पढ़ते रहिए, कंसेप्ट क्लियर रखिए। आज जितना मैंने पढ़ाया है ये आपके दिल में बैठ गया हो गया ना, कम से कम 10, 20, 30 क्वेश्चन तो डील कर लीजिएगा आप अपने मन से, क्योंकि ये बेसिक है, जाके फिट हो जाते हैं एकदम। और जब ये आपके मन में फिट हो गए ना, बाहर नहीं जाने वाले। फिलहाल ये हो गए क्वेश्चन समाप्त, मैथ स्टार्ट हो रहा है। 16 दिसंबर का मैथ हमने पढ़ा दिया है। 16 दिसंबर के बाद 20 दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसे मैं कोशिश करूंगा मैथ का लाने के लिए, और जा रहा हूँ। अभी ये वीडियो हो सकता है कि आपको 3-4 घंटे या 5 घंटे या 10 घंटे में मिले, क्योंकि एक और वीडियोज़ अभी हमको डालने हैं, उसके बाद हो सकता है ये वीडियोज़ डालूँ। उसके बाद आपका ईवीएस का एक सेक्शन का वीडियो बनाना है, फर्स्ट वाला, लेकिन उससे पहले आपका पेडागोजी का कुछ साल के क्वेश्चन जो हैं उसे देखने बाकी हैं,
उसे देखते हुए सारे चीज़ करके समराइज करना है। फिर थोड़ा जो ईबीएस का है उसे मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, लंबा कर रहा हूँ। जो धमाका सीरीज़ था उसे मैं लंबा कर रहा हूँ। 3, 4, 5 का भी उसमें सारा चीज़ उसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र का नाम तो जानते ही होंगे। वो छोटा मोटा अस्त्र तो है नहीं, उसका शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जाहिर सी बात है उसे ब्रॉड बना रहा हूँ। लंबा होगा, कम से कम 10 या 20 वीडियोज़ बनेंगे उस पर, और 3, 4, 5 सारे उसमें इंक्लूड होंगे। ईबीएस आपको कंटेंट नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ उसमें इंक्लूड कर दूंगा, कोई चीज़ बाहर नहीं होगा। वो घर हो, पक्षी को एक जगह मैंने कर दिया, घर को मैंने एक जगह कर दिया है, ओक को, जो रेगिस्तानी ओक है उसको मैंने एक खिचड़ी और रेगिस्तानी ओक को एक जगह मैंने कर दिया। जितने क्वेश्चन पूछे हैं सारे को इंक्लूड कर दिया। ऐसा दिखाऊंगा, ऐसा बनाया है मैंने, भले ही 500 देखे, भले ही 100 देखे, लेकिन आग लगा दीजिएगा अगर ईबीएस का क्वेश्चन पूछ दिए तो। दो तीन जो जैसे 5 को हुआ, 27 को हुआ, 31 को जो 3 एग्ज़ाम हुए हैं, इसके भी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा ब्रॉड किया तो और बड़ा हो गया। लेकिन ये बैड लक वाला अगर कुछ भी उल्टा सीधा कहीं से पूछ दे तो वो अलग बात है। लेकिन उन्होंने अगर सब्जेक्ट का मतलब 2-3 डेज तो ऐसे मिलेंगे, मैं निकालूंगा कि जब इनका एग्ज़ाम डेट आ जाएगा निकालूंगा कि किस डेट को ये उल्टा सीधा कर सकते हैं। नहीं निकालूंगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, फिर आप कहिएगा सर इसी दिन तो मेरा पड़ गया, मैं क्या करूँ, तो इसलिए दिक्कत है। लेकिन फिर भी अगर बन जाने दीजिए, अगर मैं बना के आपको लाइव दे दूंगा ना तो समझिए कि मत देखिए ईबीएस का वीडियोस, किसी का भी नहीं। कोई करोड़ों का सब्सक्राइबर रखा हो, मेरे 8,000 है अभी, यही काफ़ी है 8,000 वाला, और वहीं से ईबीएस आपका क्लियर हो जाएगा। कोशिश करूँगा कि इसके बाद पेडागोजी का मैं खुद पीडीएफ बना दूँ तो वो भी आग लगा देंगे। हिंदी का तो मैं बनाऊँगा ही, ये उसके बाद हिंदी का बना दूँगा, कोई ये भी आपका मतलब बना दूंगा तो आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। फ़िलहाल ईबीएस आपको नहीं पढ़ना है। ईबीएस मैं निश्चित रूप से आपका कंप्लीट कराने वाला हूं, और हो सकता है कल शाम से या परसों से निश्चित रूप से आपको वीडियोस मिले, कोशिश है। और उसमें मैं रटवाऊंगा नहीं, देखिए जल्दी बनाऊंगा, मैं रटवाऊंगा नहीं। जैसे रटने का तरीका मैं बता दूँ, देखिए किसका वीडियोस बना रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन ठीक है थोड़ा सा और देख लीजिए। जैसे आपको केरल में टैपियोका का शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है, या मान लीजिए छोड़ दीजिए केरल वाला टैपियोका, मान लीजिए एक और एग्जांपल लेता हूँ। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली वगैरह बना के खाए जाते हैं। क्यों सरसों का तेल इस्तेमाल होता है कश्मीर में, क्यों, वजह क्या है, याद करने का तरीका समझा रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। को आप सोचिएगा सर कश्मीर में सरसों का तेल है और गोवा में जो है नारियल का तेल है। सर ये कन्फ्यूज हो जाता हूँ, पता नहीं चलता गोवा में सरसों या नारियल। अरे आसान सा है, कैसे, इसका तरीका मैं बताता हूँ कैसे। सरसों का तेल, सरसों जो होता है ना, ठंड के मौसम में, जैसे छोटा बच्चा आपके घर पे है ना, क्या कहते हैं कि ठंड लग जाएगा, चाहे आप नहाने जाते हैं ठंड में तो क्या, अरे थोड़ा तेल लगा लीजिए, कौन सा, सरसों का तेल लगाते नहीं, क्यों, शरीर गर्म रहता है। और कश्मीर में क्या है, ठंडा है ना, वहाँ के लोग कितने आग वगैरह सब लगा के रहते हैं ना, तो कुछ नहीं, गरम सरसों और वातावरण ठंडा को मैनेज करने के लिए वो लोग करते हैं। अब चलते हैं यहाँ, कहाँ, गोवा में क्या है, आपने देखा होगा कि छोटा छोटा कपड़ा वगैरह पहन के जाते हैं। अरे प्रैक्टिकल यूज कीजिए, दुनिया में तो यही देखा आपने, और क्या देखा। अब मान लीजिए कुछ भी याद ही नहीं है, अब तब मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल, तो वहाँ पे क्या होगा, को देखा आपने होगा कि गोवा में छोटा छोटा कपड़ा पहन के सारे लोग घूमते हैं, जाहिर सी बात है कि गर्मी होगा, हॉट होगा, ये इसीलिए ना, उसका मज़ा लेने के लिए ये सारी चीज़ करते हैं। तो वहाँ पे छोटे छोटे कपड़े में ठंड नहीं लग रहा है, इसका मतलब। और नारियल जो होता है ना, छोटे बच्चे को जो नारियल लगाया जाता है, को पूछिएगा उनसे, तो नारियल ठंडा होता है। और नारियल जो होता है जहाँ नदी वगैरह होता है ना, वहाँ पे बहुत आपको देखने को मिलेगा, यानी वहाँ मिलता भी है। कुछ जाहिर सी बात है उसका प्रयोग करेंगे ना, कि सरसों का गर्मी में और गर्मी करेंगे तो कहाँ आग लग जाएगा ना, इसीलिए तो ये है याद करने का तरीका। अब आप ज़िंदगी में नहीं भूल पाइएगा, लेकिन कहिएगा कि सर ऐसे पढ़ा दीजिए, तो मैं ऐसे पढ़ाऊंगा तो फिर कितना घंटा लगेगा, एक कंसेप्ट क्लियर करने में 10 मिनट लगेंगे, और समय का तो ऐसे ही अभाव है मेरे पास, समझ रहे हैं। लेकिन कोशिश कीजिए ऐसे पढ़ने का, ऐसे समझने का, ऐसे याद करने का। आपको तो बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर मैं क्लियर करा दूँ कंसेप्ट, तो बुक की ज़रूरत नहीं है आपको। अब बताइए ना, आपको कब लाइफ में अभी कभी आप भूल पाएंगे, अपनी ज़िंदगी में कभी आप भूल पाएंगे कि कश्मीर में कौन सा तेल, नारियल या सरसों, भूल पाएंगे कभी नहीं भूल पाएंगे। इस तरीके से पढ़िए ना खुद से। मैं तो पढ़ा दूंगा, लेकिन वक्त की इतनी कमी है कि क्या कहा जाए।
इसमें थका हारा आया हूँ, फिर भी बना के दे रहा हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम है। और जो अभी नए टीचर आए वो भी कह रहे थे कि सर आपका नाम आता है, आप इतने बिजी रहते हैं। तो हम कहें कि आप हैं तो इतनी वीडियोस पढ़ रहे हैं और आपको देखते हुए मैं भी बना रहा हूँ। चलिए ठीक है, ओके बाय बाय। विदा लेने का मन नहीं कर रहा है, ये लाइव सेशन होता को और मज़ा आता है, लेकिन फ़िलहाल विदा लेने का मन नहीं कर रहा है। इसके साथ ही और बच्चों को जोड़िए, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो पढ़ाने में भी हमको मज़ा आएगा, आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, और कमेंट भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। वीडियो कैसा लगा बताइए कमेंट सेक्शन में। यहाँ तक देखा है आपने तो एक क्वेश्चन मुझे पूछ देना चाहिए। क्वेश्चन एक ये है, ताकि मुझे पता चले कि यहाँ तक आपने देखा है। क्वेश्चन ये है कि अभी जो हमने पढ़ाया है उसी में से पूछ ये लेते हैं। ये क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेगा भी कि जो बच्चे होते हैं उनका जो भी त्रुटि होता है, गलती होता है या असफल होते हैं, ये किस तरीके से शिक्षक को मैनेज करना चाहिए। या कोई बच्चा कोई गलती कर देता है, कोई दिक्कत कर देता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है बच्चे का, तो उसको किस तरीके से करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये तो पढ़े हुए हैं अभी सामने भी, लेकिन खुद से लिखिए क्या करना चाहिए। एक शिक्षक के होने के नाते आप क्या कीजिए। कोई बच्चा गलती करके लेके आया, क्या कीजिएगा, सुधार कीजिएगा, क्या कीजिएगा, बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें द क्लब के इस न्यूज़ चैनल पर, क्योंकि उस पर इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि वो बहाली के लिए हो गया है और ये स्पेशल हो गया। तो इसको बढ़ाइए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, आप लोग कोशिश कीजिएगा तो निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे। तो ओके, बाय बाय, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।